चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। अभी ओल्ड जनरल की क्लास के बच्चे नहीं आए? अच्छा चलो, कल कहाँ तक पहुँचे थे? टेबल्स पढ़ लिए थे शायद। बताओ ज़रा, हरियाणा का टोटल एरिया कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर में नहीं आया तो 1,70,70। हाँ बेटा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक कोने में है तो लग सकता है। मान ले पूरे देश में ही आपातकाल लगा है 352, तो नहीं लगेगा फिर। हाँ 67 में जब देश में आपातकाल था तो मेनली देश के दो हिस्से प्रभावित थे बेटा। जैसे एक बार शांति से सुनो, इस लड़के ने एक क्वेश्चन पूछा, सब सुन लो। इसने पूछा, हाँ क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने भी पढ़ाना शुरू नहीं किया, वो आ जाएंगे तब तक। ठीक है, देखो बोर्ड पर 1962 में हमारे देश में आपातकाल लगा था। 1 महीने की लड़ाई थी हमारी और चीन की। 1 महीने बाद, 1 महीने 1 दिन बाद ये लड़ाई रुक गई थी, लेकिन हालात नहीं सुधरे थे। अब शांति से सुनो बेटा, बातचीत मत करो, फिर किसी और के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा, बार बार एक चीज नहीं बताई जाएगी। 1 महीने 1 दिन बाद जब ये युद्ध रुका तो हालात थोड़े से ठीक हुए, लेकिन इतने ठीक नहीं हुए कि आपातकाल हट पाता। एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 62 का आपातकाल चलते 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 65 आ गया। 65 में पड़ोसी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हालात ठीक नहीं हुए, इसीलिए आपातकाल चलता रहा। 1966 में तुम्हारा एक पीएम जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, इनकी विदेश में हत्या हो गई। इस हत्या के चक्कर में फिर एक माहौल खराब रहा, हमने इसको चेंज नहीं किया, आपातकाल चलता गया। लेकिन 1966 के बाद आपके देश में एक स्टेबल सरकार आई, जिसको आप कहते हैं इंदिरा गांधी की सरकार। 66 से कब तक ये ठीक ठाक चली? 77। उस बीच में आपातकाल थोड़ा सेफ्टी के लिए खींचा, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट आपातकाल नहीं था। उसी बीच में 1966 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 18वां। जो बेटा ये ओल्ड वाले आ रहे हैं ना, जल्दी से जगह लेके सुन लो, ये आधा टॉपिक निकल गया, फिर आधा और निकल जाएगा। 66 में आपके देश में 18वां अमेंडमेंट हुआ, एक स्टेट बना पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग की सिफारिश पर हरियाणा। इसी टाइम पर दिल्ली एक यूटी बना। इसका मतलब राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी देश में। 1962 का आपातकाल 65 तक तो रहा स्ट्रिक्ट। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की स्टेबल सरकार आई, 67 में इंदिरा गांधी जीत कर आई। 66 में तो बनी थी डेथ के बाद, 67 के इलेक्शन में जीत के आई। फिर एक तरह से देश में दबदबा हो गया एक पार्टी का। इंदिरा गांधी के टाइम में भी आपातकाल चलता रहा, लेकिन 67 की कंडीशन काफी हद तक सुधरी हुई थी। 66 से इनफैक्ट कंडीशन सुधरनी स्टार्ट हो गई और 67 आते आते देश स्टेबल था। पर 352 एक लगा हुआ था, हटाया नहीं, बस एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइम पर हरियाणा की स्थिति में थोड़ा सा राजनीतिक गतिविधियों में गड़बड़ रही, जिसके चलते हरियाणा में 356 लगाया। अगर 352 1962 का देखें, उस टाइम पे आपको मिलेगा नहीं कहीं भी किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन, लेकिन ये 362 का खिंचते 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 68 तक ले आए। उस बीच में कई राज्यों में 65 से 68 के बीच में जिनमें राजनीतिक गतिविधियों में गड़बड़ मिली, वहां 356 का इस्तेमाल कर लिया गया। 352 अगर इंस्टेंट लगा है, मान लो 62 में लगा था या 65 में जब युद्ध हुआ, उस टाइम पर सारी पावर आपके देश में एकात्मक रूप धारण कर लेती है और फिर डिसीजन सिर्फ किसके चलते हैं? केंद्र के। लेकिन 62 का वो आपातकाल 65 के बाद थोड़ा मंदा पड़ गया, उसमें उतनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा था केंद्र, और केंद्र ने अपनी पावर्स जो इसने जबरदस्ती
जबरदस्ती पहले छीन के, किससे छीन ली थी? राज्य। उसके बाद हर राज्य ने अपना काम किया। उसी कंडीशन में हरियाणा की स्थिति राजनीतिक गड़बड़ी में आई, क्योंकि आपके हरियाणा में जो स्टार्टिंग में पार्टी जीत के आई थी वो एक लोकल पार्टी थी, उसका नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस नहीं थी। दो ही पार्टी मेन थी ना आपके देश में, या तो कांग्रेस या जनसंघ। जनसंघ भी कच्ची पार्टी मानी जाती थी, बीजेपी तो जब हरियाणा बना थी ही नहीं। तो ये मान के चलो देश की सबसे ताकतवर पार्टी उस जमाने में कांग्रेस थी। कांग्रेस के सामने लोकल पार्टी का टिकना बहुत आसान नहीं था। फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़े लीडर्स भी तैयार कर रही थी। आप सबने कल परसों एक नाम पढ़ा था, बंसीलाल, जो हमने पढ़ा था आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार। तो जब ये लोग एक्टिव थे ना 69-70 में, आपके हरियाणा में सबसे एक्टिव लीडर कौन था? बंसीलाल। तो इन लोगों ने कैसे सत्ता परिवर्तन हो, लोकल पार्टी से किस तरह से चीजें ली जाएं, इसके चक्कर में फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। अगर देश में सच में एकदम से अटैक हुआ विदेश का, या कोई आक्रमण हुआ, या तुरंत में सशस्त्र विद्रोह हुआ, तब कोई स्टेट अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करवाता। पर जैसे 71 के बाद देखें, 71 के बाद लड़ाई हुई, 72 में निपटारा हो गया शिमला समझौते से, 73 में कोई दिक्कत नहीं थी, 74 में दिक्कत नहीं थी, फिर 75 में दिक्कत आई, दोबारा से आपातकाल लगा। उस टाइम पे कांग्रेस ने आपके इंडिया के 12 स्टेट्स में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर दिया था। तो अगर इंस्टेंट लगा हो ना 352, तो राज्यों की सारी पावर केंद्र ले लेता है। लेकिन फिर केंद्र एहतियात के तौर पर उसको खींचते 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 कई साल निकाल दे, तो ऐसा नहीं कि सारी पावर वो इस्तेमाल करता रहेगा। एक टाइम लिमिट के बाद वो देखता है कंडीशन सुधर रही है, 352 लगा रहेगा, लेकिन पावर वापस राज्य को दे दी जाएगी। उस कंडीशन में फिर किसी भी राज्य में कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया जा सकता है? एकात्मकता तब तक रहती है जब तक कि भय बना रहे कि आपके ऊपर अब अटैक होगा। जैसे 62 और 65 में एकात्मक था रूप, लेकिन 65 के बाद आप देखो 66 में जैसे ही इंदिरा पावर में आई, उसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि भैया बेशक आपातकाल है, स्थिति खराब है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप राज्यों को काम करने की पावर ना दें। तब जाके हरियाणा में 67 में नवंबर में कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया गया था? 356। अगर 62 में हरियाणा बना होता तो हरियाणा कभी इस्तेमाल ना कर पाता, 65 में बना होता तो भी इस्तेमाल ना कर पाता। 66 के नवंबर में हरियाणा बना, तब तक पावर एक हाथ में ताकतवर कांग्रेस के में आ गई थी। और फिर कांग्रेस ने देखा कि देश स्टेबल है, तो उसने जहां जहां जरूरत लगी वहां वहां आपातकाल लगाया, जहां जरूरत थी वहां नहीं लगाया। आया समझ में ये? तो 352 का इस्तेमाल मेन होता है जब अटैक हुआ हो तुरंत से, लेकिन अगर वो बहुत ही लंबा खिंच जाए, क्योंकि उसके लिए लिखा हुआ है कि कितने काल तक चल सकता है वो, भाई अनिश्चित काल। अब अनिश्चित 10 साल हो गए, तो क्या 10 साल तक राज्य की सारी पावर केंद्र रख के बैठेगा? नहीं, वो स्थिति देखेगा, जब ज्यादा खराब है तो पावर इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज पावर वापस देके कि भैया अपने अपने काम करो। हाँ, 352 सेफ्टी के लिए लगाए रखेंगे, इसीलिए 352 लगे लगे भी हरियाणा में किसका इस्तेमाल किया गया? 356। तब तक हालात सुधर गए थे। इंदिरा गांधी आके जम गई थी 67 के इलेक्शन में, उनका दबदबा था, तो फिर उन्होंने कहा कि राज्यों को काम करने दो, अगर दिक्कत लगी तो हम वापस ले लेंगे, नहीं तो अपनी पावर खुद इस्तेमाल करें। ठीक है, चलो आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हमने कल लगभग पूरा होने वाला है, शायद एक ही पेज रह गया था उसका। 83 तो कंप्लीट हो गया था, 83 का ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे का टॉपिक तो छोड़ दिया था ना अभी, मैप वाला, मैप लास्ट में कर लेंगे। पेज 84 पे आ जाओ। 84 में सबसे ऊपर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टेबल है, ये आगे जाके एक टॉपिक भी है, पहले थोड़ा सा जान लो। हरियाणा में म्यूजियम्स हैं। म्यूजियम में आप सब जानते हैं संग्रहालय में क्या रखा जाता है? जिन चीजों को इकट्ठा किया जाए, फालतू की चीज तो इकट्ठी करते नहीं, संग्रह करना मतलब इकट्ठे करना, आलय मतलब घर, यानी जहां पे पुरानी चीजों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इकट्ठा करके रख दिया जाए, उसका नाम होता है संग्रहालय। हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा संग्रहालय नहीं थे, लेकिन हमारा एक संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झज्जर वाला है, जो सबसे बड़ा। यहाँ पे एक स्वामी जी थे जिनका नाम था स्वामी ओमानंद। स्वामी ओमानंद जी ने बहुत साल मेहनत की, बहुत सारे सामान इकट्ठे किए, और इन्होंने झज्जर में एक बड़ा म्यूजियम बनाने की बात कही। म्यूजियम बनाना प्राउड की बात होती है, क्योंकि लोग घूमने आते हैं तो म्यूजियम
पढ़े लिखे लोगों की पहली पसंद होता है। अगर आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में इतिहास से जुड़े कई बड़े बड़े म्यूजियम्स थे, तो विदेशी हमेशा म्यूजियम देखने आते हैं, उससे वो आइडिया लगाते हैं आपके देश में, राज्य में क्या रहा होगा। तो हरियाणा में सबसे बड़ा म्यूजियम किस जिले में बनाया गया? झज्जर। किसने काम किया इसके लिए? हाँ, म्यूजियम बनाना आसान काम नहीं होता, पहले इसके लिए चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, फिर पता नहीं कितने लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, सरकारी कामकाज इसमें बीच में टांग अड़ाता है, सरकारी डीसी से फिर जगह देखनी पड़ती है, फिर ढेरों मंत्रालयों से संपर्क करना पड़ता है, तब जाके ये बनता है। तो एक तो झज्जर का सबसे बड़ा म्यूजियम हमारा इंपॉर्टेंट है, स्वामी ओमानंद जी ने काम किया। इसके अलावा पानीपत में एक संग्रहालय है हमारा, कुरुक्षेत्र में संग्रहालय है, लेकिन वो छोटे संग्रहालय हैं। मेन संग्रहालय कौन सा याद रखना है? हमारे यहाँ पे एक आदमी हुए थे GL नंदा, जिसका नाम आपने 2-3 बार कैथल लोकसभा सीट के टाइम सुना था। क्या आज कैथल में लोकसभा सीट है? कैथल लोकसभा सीट से ये आपके पहले और दूसरे इलेक्शन लड़े थे। आपके मतलब देश के पहले, हमारे यहाँ पे पहले, देश के तो कई हो चुके थे। 1967 का लोकसभा इलेक्शन जीते और फिर 1971 का लोकसभा इलेक्शन। इस टाइम पर आपकी सीट हुआ करती थी कैथल लोकसभा। कौन जीत के आया यहाँ? गुलजारी लाल नंदा। इनके नाम का भी आपके यहाँ म्यूजियम है। तो गुलजारी लाल नंदा का संबंध हरियाणा से कैसे है ये याद रखना। और ये इतनी बड़ी हस्ती हैं क्योंकि ये 2 बार लगातार पहले और दूसरे पीएम की मौत के बाद 1964 और 1966 में 13 दिन के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। मतलब इन्होंने एक्ट किया था 13 दिन के लिए कि मैं पीएम हूँ। ये प्रॉपर पीएम की लिस्ट में कभी नहीं आए, हमसे संबंधित है इसलिए पेपर में आ जाएंगे। तो इनकी सीट, इनका जो म्यूजियम है ये, और इनके दोनों इलेक्शन, इस टाइम तक आपका हरियाणा नहीं बना था। यहाँ पर ये बन गया था, बनने के बाद पहला और दूसरा। अगर लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा के इलेक्शन जब आगे जाके हुए थे 1977 में, 6 में होने नहीं दिए थे ना इंदिरा गांधी ने, तब तक आपकी सीट बदल गई थी और क्या नाम पड़ गया था? कुरुक्षेत्र सीट। तो आपकी कैथल सीट पे ये आदमी 2 बार जीत के लोकसभा में गया और ये भारत की बड़ी हस्ती हैं। ये पहले उप प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद आपकी सीट से लड़े हैं। तो ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि देश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, मैंने शायद उप बोल दिया, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हरियाणा की इस सीट से जीतकर कहां तक गया है? लोकसभा तक। देखो 5 संग्रहालय दिए हैं। पहला टिक कर लो, पानीपत संग्रहालय पानीपत में है। थानेसर संग्रहालय, थानेसर किसका एरिया है? कुरुक्षेत्र का। पुरातात्विक संग्रहालय सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है झज्जर का स्वामी ओमानंद। यहाँ लिख लो उनका नाम, स्वामी ओमानंद सरस्वती था उनका नाम, स्वामी ओमानंद सरस्वती। इसी को कुछ लोग गुरुकुल झज्जर म्यूजियम भी कह देते हैं, गुरुकुल झज्जर म्यूजियम, इसी के नाम लिख लो। ये सबसे बड़ा है तुम्हारे यहाँ झज्जर वाला, गुरुकुल झज्जर म्यूजियम। स्वामी ओमानंद सरस्वती जी का योगदान है ये, ठीक है, सबसे बड़ा मेंशन कर लेना। और ये कोई ऐसा नहीं कि हजारों साल पुराना है, अभी बना था ये, हमारे बनने से कुछ पहले 1959 में, तब तक ये पंजाब था, तो पंजाब के एरिया में बना था ये। स्वामी ओमानंद सरस्वती, इसी का नाम क्या बताया? गुरुकुल, गुरुकुल म्यूजियम, झज्जर गुरुकुल म्यूजियम। तो 1959 लिख लेना। आगे पढ़ो, जयंती देवी संग्रहालय, जयंती देवी का संबंध जींद से है तो कॉमन सेंस से वहीं बनाएंगे। गुलजारी लाल नंदा, कौन से इलेक्शन लड़े थे ये लड़े थे 1967 और 1971 के, यहाँ लिख लो ये 1967 1971 कैथल लोकसभा सीट। ये पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे या पहले तुम्हारे यहाँ से लड़े? ये पहले एक्टिंग थे, हमारे यहाँ से बाद में लड़े। यहाँ लिख लो ये बात। 1964 में और 1966 में नेहरू की डेथ 64 में हुई और शास्त्री जी की डेथ 66 में। तो ये 2 बार 13 डेज के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, एक्टिंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री। उसके बाद अगले साल ये आपकी सीट से इलेक्शन लड़े। कौन सी सीट से? कैथल, जिसका नाम आज क्या है? कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कब बदला ये नाम? हाँ, ये नाम बदला 1977 वाले इलेक्शन में, क्योंकि 71 के बाद इलेक्शन इंदिरा ने होने ही नहीं दिए, 1-1 साल का कार्यकाल बढ़वा दिया था ना।
चलो आगे पढ़ना। तो गुलजारी लाल नंदा के दोनों सन याद रखना, 67, 71। दो सन जब ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, 64 और 66। कितने दिन के? 13 दिन। कैथल लोकसभा सीट लिख लेना। आगे पढ़ो। दुनिया का पहला वैश्विक हर्बल वन, टिक कर लो। हर्बल, हर्बल क्या होता है? जो जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से संबंधित हो, हर्ब्स होती है ना ये, इसी को तो हाँ ऑर्गेनिक जिसकी खेती करते हैं। हर्बल वन पंचकुला में है। कितनी औषधियों के पेड़ पौधे हैं? 2500। तो ये दुनिया का पहला है जो पूरा वन हर्बल है पंचकुला में। पंचकुला वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हरियाणा के सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? पंचकुला। हरियाणा का पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 43% जमीन पर पेड़ पौधे किसी न किसी रूप में लगे हुए हैं, चाहे वो वन कह लो, जंगल कह लो, या वो वृक्षारोपण कह लो। इसकी लगभग आधी से थोड़ी सी कम जमीन पूरी की पूरी कवर्ड है वनों से। तो हरियाणा का सबसे ज्यादा वन से भरा इलाका कौन सा है? पंचकुला। यहीं ये औषधीय पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट पढ़ना। गुड़गांव में फलों को फूल बना लो, फूलों की मंडी है। अभी कई दिन पहले अखबार में छाया था तुम्हारे सीएम की पिक्चर के साथ, ये गन्नौर की जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी का वो कर रहे थे ना कामकाज, वो न्यूज़ में थी। तो फलों की मंडी स्थापित की गई, फलों को फूल बना लो। फूलों की मंडी कहाँ है? गुड़गांव में। और अंतर्राष्ट्रीय सब्जी बाजार जो बड़ी मंडी स्थापित की गई है ये हमारे गन्नौर में। इंटरनेशनल लेवल की मंडी है ये गन्नौर में। अभी ये 3-4 दिन से लगातार न्यूज़ में थी। कल परसों नितिन गडकरी जी भी यहाँ आए हुए थे ना, अपना कई चीज़ों का उन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया बड़े बड़े प्रोजेक्ट का। चलो नेक्स्ट पढ़ना। बागवानी एडवांस्ड रिसर्च सेंटर होडल पलवल में है। हरियाणा में लगातार बागवानी को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे बागवानी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में? कौन सा कल्चर है ये? इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर ऐसे हॉर्टिकल्चर। हरियाणा की ज़मीन में सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच लोगों को देना चाहती है कि तुम वो फसलें पैदा मत करो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल है। खासकर कि अब जो लगेगा धान, तो धान एक बहुत कम टाइम की फसल है, अच्छी कमाई देती है। तो हर किसान चाहता है कि भैया मैं धान उगा लूँ। लेकिन धान ने दिक्कत क्या कर दी? 1967 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने लगातार एक क्रांति पे काम किया था, हरित क्रांति। और इस हरित क्रांति का मेनली 2 फील्ड में आपने देखा था, या तो गेहूं बहुत बढ़े थे या चावल। गेहूं तो स्टार्टिंग से ही थे, चावल पे, धान पे बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ और दुनिया को हम एक्सपोर्ट करने लग गए। जब कोई चीज़ पैसा कमा के देती है तो वो अच्छी लगती है। इसका इफेक्ट हमें नहीं पता चला। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का, और इस तरह से बहुत बढ़िया हमने पैसा कमाई का साधन बना लिया। लेकिन धीरे धीरे अब 50-60 साल बाद, 1967 के बाद से लगा लो 2010 आते आते ये फील होने लगा कि हम ना कहीं गलत रास्ते पे चल पड़े। और ये केमिकल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल सीधे सीधे कौन सी बीमारी को न्योता था? कैंसर। और पूरे देश का जब सर्वे किया गया तो देखा पंजाब में सबसे ज्यादा पेट के कैंसर मिले। पेट के कैंसर का सीधा संबंध फर्टिलाइजर से डॉक्टर्स ने जोड़ के बताया और ये कहा कि जो बहुत ज्यादा तुम हरित क्रांति के चक्कर में पड़ गए ना, इस कारण नुकसान में गए। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, हरियाणा का लगातार जो वाटर लेवल है जमीन के नीचे, वो इतना नीचे चला गया कि अब पीछे कितने रिसर्चेज में आया कि हरियाणा में आने वाले टाइम में पानी का लेवल बाकी जो वो स्टेट है ना जहाँ कम है उनके तक पहुंच जाएगा। तो हरियाणा के ये जो सीएम है प्रेजेंट में, मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने बातचीत करके कहा कि क्यों ना लोगों को बजाय धान के किस तरफ मोड़ दें? बागवानी। इसके लिए कई प्रोजेक्ट लगाए गए और हरियाणा की जो बेल्ट आपकी ये फतेहाबाद वाली है ना, सिरसा वाली, ये खट्टे फलों के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी है। यहाँ जो खट्टे फल है, खासकर जो नींबू की कैटेगरी के हैं ना, सिट्रस फ्रूट वाले, जैसे ये आता है अपना संतरे जैसा, क्या नाम है इसका? कीनू। कीनू का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो सकता है हमारे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की मिट्टी में। तो हमारे सीएम ने कहा कि बागवानी की तरफ मोड़ लो और इसके लिए कई प्रोजेक्ट चलाए गए। तो उसी के रिसर्च के लिए एक सेंटर कहाँ बनाया गया? पलवल में। ये टिक कर लो, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर बागवानी के लिए पलवल में। इसमें अलग अलग बाग में क्या क्या लगा सकते हैं इसके ऊपर रिसर्च हुआ, काम हुआ, एडवांस्ड लेवल का। होडल पलवल। करनाल चीनी मिल में
टिश्यू कल्चर प्रणाली से गन्ने का उत्पादन, तो हमारे यहाँ बहुत सारी मिल्स हैं, लेकिन शुगर सिटी कहें तो दो ही मानी जाती हैं, एक पलवल और एक रोहतक। अगर कहें टिश्यू कल्चर से गन्ने का उत्पादन तो करनाल की चीनी मिल में। पहला जैविक राज्य जिसने पूरी तरह से अपने यहाँ खेती ऑर्गेनिक की, फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल छोड़ दिया, कौन सा स्टेट था वो? सिक्किम। एक बार बोर्ड पे इस बात को समझ लो, सिक्किम भारत से ना वैसे भी कम प्रभावित है। हमने अपनी पॉलिटिकल जब चीज़ें पढ़ी तो हमें पता चला था कि 1975 से पहले सिक्किम एक छोटा सा देश था और यहाँ राजघरानों का राज था, राजतंत्र था। यहाँ चोगयाल नाम की एक कम्युनिटी का यहाँ राज था, जिन लोगों ने एक दो नहीं 333 साल राज किया। जैसे इंडिया में पहले मौर्यों ने राज किया, गुप्तों ने राज किया, फिर मुगलों ने राज किया, ऐसे छोटे से सिक्किम पर चोगयाल कम्युनिटी का राज था, जहां बाप के बाद बेटा ही राजा बनता था। लेकिन ये इतना छोटा था कि ये देश के रूप में इसको कोई खास पसंद नहीं करता था। इसके 3 तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री थी, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और ऊपर चीन। इंडिया ने अपने कोशिश की कि भाई ये हमसे भी लगता है, क्यों ना इसकी सेफ्टी के लिए काम करें, और हमने थोड़ी सी कोशिश की थी 1974 में। फिर 1975 ये टाइम था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने कोशिश करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और धीरे धीरे करके इस स्टेट को अपना हिसाब किताब जैसा था वैसा बना लिया। 1975 में इमरजेंसी के टाइम को ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था विपक्षी भी, तो इसको हमने इंडिया का स्टेट बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया, 36वां संविधान संशोधन। लेकिन इनको हमने गारंटी दी कि जैसा तुम खाते हो, जैसा तुम पहनते हो, जो तुम चाहते हो वैसे अपनी चीजों को कैरी ऑन करना, हम कभी अपनी टांग बीच में नहीं अड़ाएंगे कि भाई ऐसा नहीं करना। इन्होंने अपनी पसंद का सीएम बनाया और इनका रिकॉर्ड है आज तक भारत में 25 साल सबसे ज्यादा, 25 थे नहीं, 25 नहीं थे, 23 साल प्लस नहीं 25 था भाई, 23 तो अब इसको हो गए उड़ीसा वाले को, और 23 से थोड़ा ज्यादा ये था भट्टाचार्य बंगाल वाला, 25 साल थे। 25 साल तक इनका एक आदमी इनका सीएम रहा, पवन चामलिंग। 8 सीएम हैं आपके देश में जो 20 से ऊपर कूद चुके हैं, मतलब 20 साल से सीएम रह चुके, अपने आप में बड़ी बात है। पवन चामलिंग सिक्किम के थे और कहीं ना कहीं इनका संबंध सिक्किम के लोकल जनता से रहा होगा, तभी उन्होंने पसंद किया। 25 साल तक सीएम का ये पहला रिकॉर्ड है इंडिया में, अब तक ये टूटा नहीं है। इनके पीछे कई लोग हैं और जो तोड़ सकते हैं वो लाइन में ही लगे हुए हैं। उड़ीसा के सीएम जिनका नाम है नवीन पटनायक, तो जो ये सिक्किम है इसने कहा भाई मैं अपने यहाँ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दूंगा। हमने कभी पहले भी इसको कुछ नहीं कहा, अब भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी जनसंख्या है, बहुत छोटी सी आबादी है, ऑर्गेनिक करके भी इनका पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिक्किम देश का पेट भरता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, ये देश का पेट भरते हैं। अगर हम 100% ऑर्गेनिक खेती करने लग गए ना तो देश भूखा मरेगा। तुम्हारे बिल्कुल सामने लाइव एग्जाम्पल पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसमें हाहाकार मच रहा था। इसकी सबसे बड़ी गलती क्या मानते हैं? इसने पूरा एग्रीकल्चर किस पे शिफ्ट कर दिया? अब जितने ये प्रोडक्शन लेता था उसकी प्रोडक्शन का एकदम से टोटल प्रोडक्शन गिर गया। ऑर्गेनिक हमें ये तो पता ही है कि बराबरी नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक में घिया की एक बेल में लगा तो एक घिया, 2 घिया लगे, ना लगे तो एक भी ना लगे। लेकिन जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक घिया की बेल में एक रात में आप देखो 20-30 घिया लग जाते हैं, तो वो 20-30 परिवारों का पेट भरते हैं। ऑर्गेनिक गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, हो सकता है ऑर्गेनिक में कीड़े लग जाएं और शायद एक भी बेल ना चले, जबकि अगर आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी है कि 1 एकड़ में आप इतना उगा लेंगे कि बहुत सारे एरिया में आप कंजम्पशन लोगों की पॉसिबल कर सकते हैं अपने एक खेत से। अब ऑर्गेनिक पे 100% उतरने का मतलब था कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एकदम डाउन जाएगा, जिसके चलते श्रीलंका में पिछले साल इतना हाहाकार मचा कि वहां हर चीज के दाम बढ़ गए। सिलेंडर नहीं कई 1000 रुपए का एक भरा जा रहा था, पिछले साल न्यूज में था। यहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई कि इनके राष्ट्रपति को भागना पड़ा अपना घर छोड़ के, राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए, हाहाकार मचा, मारकाट मची। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो देखा गया वो ये था कि इन्होंने तुरंत से सारा एग्रीकल्चर किस पे शिफ्ट कर दिया। तो ये कहना बड़ा आसान है कि ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ो, लेकिन ऑर्गेनिक से इतना प्रोडक्शन लेना कि पेट भर सके ये नामुमकिन बराबर है। धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट करना चाहिए। पर आपका एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम, इसकी आबादी भी थोड़ी सी है। अगर ये 100% शिफ्ट हो भी गया
गया तो भी इसको दिक्कत नहीं है, ये पेट भर लेगा। लेकिन अगर हरियाणा 100% बन जाए तो देश भूखा मरेगा। देश में, देश के अंदर और बाहर बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? हरियाणा। हमारी बेल्ट है 3K, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। इतना चावल प्रोडक्शन करते हैं कि विदेशों तक हमारा बासमती जाता है। तो हम जैसे राज्य नहीं 100% कन्वर्ट हो सकते। कौन हो गया आपके यहाँ पर? सिक्किम। वही बता रहे हैं कि सिक्किम देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट था। यहाँ लिख लो 25 साल पवन चामलिंग। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम में तुम्हारा इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय का है, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट पढ़ना, देसी गाय का A2, ये कोई कैटेगरी है, दूध बेचने वाला पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। बागवानी, हॉर्टिकल्चर है, को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में 140 गांवों को जैविक गांव, ये पुरानी बात हो गई, जैविक गांव तो बहुत सारे बन गए। ई स्टैंपिंग जो इलेक्ट्रॉनिक थी सारी ऑनलाइन वाली, मार्च 2017 से अनिवार्य कर दिया गया। अब कई साल पुरानी बात हो गई। दिसंबर में, ये भी पुरानी बात है, रोहतक के ITI मैदान में सहकारिता दिवस मनाया गया। अब ये नहीं पूछेंगे। अगला बहुत काम का है, पहला पेट्रोलियम अनुसंधान और विकास सेंटर कहाँ है? हरियाणा में। फरीदाबाद की क्या खास बातें थी? शहर कैसा था? छोटा बड़ा? शहर बड़ा था, जिला छोटा। आबादी सबसे ज्यादा थी ना, कितने लाख? 18 लाख। कितने व्यक्ति थे वो? और सबसे कम कहाँ थे? कितने थे? 303। ठीक है, पढ़ के देखो ये। तो पेट्रोलियम अनुसंधान विकास सेंटर फरीदाबाद में, पेट्रोलियम का पूछे तो फरीदाबाद। पहला वैकल्पिक विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ा जोर शोर से मोदी जी ने अपने पहले टेन्योर में बहुत इसके लिए नाम अपना जो है बड़ा किया था। लेकिन अब देखो 2016 के बाद से कितने साल बीत गए। आज हम 2023 का आधा साल खत्म कर चुके लगभग। इन सालों में जो गारंटी ली गई थी इस चीज की कि भाई विश्वकर्मा जो यूनिवर्सिटी बनेगी इसमें किस चीज को डेवलप करेंगे? स्किल। और स्किल के बेस पे 100% क्या हो जाएंगी? जॉब्स। यहाँ से निकले कोई लोग जॉब में दिखे तो नहीं। इसका मतलब ये स्किल डेवलपमेंट भी बिल्कुल बेकार सा प्रोजेक्ट था जिसका रिजल्ट अभी तक तो नजर नहीं आया। अब तुम लोगों को याद नहीं होगा, जब मोदी जी की सरकार पहले टर्म में आई थी ना, तो इन लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें हर गाँव में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया था। उसमें हर गांव में हजारों रुपए दिए थे। 7-8 हजार गांव हैं यहाँ पर। उन हजारों रुपयों में कहा था कि हर गांव में, उसी गांव के अंदर एक सेंटर ओपन करेंगे जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा गांव के लड़के लड़कियों को मुफ्त देंगे, जहां सिलाई कढ़ाई और इस तरह की चीजें जिससे जीवन यापन कर सकें। मेरे ख्याल किसी एक गांव में भी वो सेंटर अब नहीं चल रहा। इसके लिए बहुत सारा पैसा ऊपर से भेजा गया था। सरकार ने अपने बजट का करोड़ों का एक दिखाया था कि भैया इतना रुपया हम हर गांव में एक सेंटर बनाएंगे। वो सेंटर बने भी थे कागजों में, उसके पैसे अलॉट हुए, वो पैसे किसने खाए ये नहीं पता। आज उस प्रोजेक्ट का नाम कोई लेता ही नहीं हरियाणा सरकार में। लेकिन जब आया तो ये दिखाया, देखो गांव के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाए। ऐसी बहुत सारे प्लान, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कागजों में दिखाई जाती हैं, अखबारों में लिखवाई जाती हैं, लेकिन 4-5 साल बाद आप अगर सोचें तो वो प्रोजेक्ट पता नहीं कब स्टार्ट होते हैं, कौन उनका पैसा खा जाता है। ऊपर से तो पैसा आया हर गांव तक, लेकिन उस गांव के रास्ते में वो पैसा खा लिया गया। कुछ दिखावटी 2-4 सेंटर ओपन किए गए। आज जाके किसी गांव में देख लो, तुम भी कितने गांव से आते हो, किसी गांव में ऐसा कोई सेंटर अस्तित्व में नहीं है जहां फ्री में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा हो या इस तरह की रोजगार परक शिक्षा दी जा रही हो। किताबों में वो प्रोजेक्ट जरूर लिखे हुए हैं, पढ़ के देखो आगे। तो ये पहला वैकल्पिक विश्वविद्यालय, ये तो बन गया था विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जिसमें कौशल सिखाने की बात हुई थी, स्किल सिखाने की। पहला गड्ढा मुक्त राज्य कौन सा बना था? आप तो इसी से अंदाजा लगा लो कि कितनी सच बात है, गड्ढा मुक्त कितना है ये। यहाँ सड़कों की, अभी कल अखबार की बिल्कुल हेडलाइन में पेज पे था, रातों रात पैच भर दिए इस सड़क के ना, रातों रात। अब जो रातों रात पैच भरे होंगे तो रातों रात गायब भी तो हो जाएंगे वो। 10 दिन के अंदर अंदर 1-2 बारिश हुई, वो गड्ढे फिर निकल आएंगे। कल क्योंकि यहाँ पे दौरा था, नितिन गडकरी जी आए थे, ट्रांसपोर्टेशन के हेड जो हैं, और आपका जो MP, आपके CM, सब लोग आए हुए थे कल यहीं पर सोनीपत के आसपास। तो वो रातों रात सड़क सुधार दी। गड्ढा मुक्त देखो किताब में तो लिखा ही है, पेपर में भी पूछ लेंगे, लेकिन गड्ढे कैसे भरे जाते हैं वो हम सबको पता है। नेक्स्ट देखो,
लेजेंड ऑफ करण एक फेमस बुक थी पहले, अब नहीं पूछेंगे, करणवीर अरोड़ा जी ने लिखी थी। वैश्विक कौशल पार्क बना था ये मानेसर गुड़गांव में। एक मरोरा गांव, ये झूठी बात थी पर फेमस हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप सबको पता है कौन थे, अमेरिका के हेड, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाला। झूठ झूठ बात फैला दी, सुलभ शौचालय चलते हैं इंडिया में। और बिंदेश्वर पाठक नाम के एक आदमी ने वो पहल स्टार्ट की थी कि भैया बाहर लोगों को खुले में शौच के लिए ना जाना पड़े, आज से कई साल पहले। तो उन्होंने क्या झूठ फैला दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हरियाणा का एक गाँव गोद ले लिया और उसका नाम ही रख दिया मरोरा गाँव, मतलब गाँव का नाम था तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे इसका नाम। तो मरोरा गांव देखो क्या कह रहे हैं, ट्रंप गांव से विख्यात गांव। बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ शौचालय जिनके चलते हैं, इन्होंने ये झूठी निकली घोषणा, सच थी ही नहीं। नेक्स्ट है रेल कोच नवीकरण फैक्ट्री, ये कहाँ बनी है, बड़ी गांव सोनीपत में। रेल कोच कई एकड़ जमीन लेके इसमें काम चल रहा है। महत्वपूर्ण नगरों के उपनाम तुम लगभग जानते हो। पानीपत का नाम क्या है, बुनकरों की नगरी, हैंडलूम्स। और पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कामकाज 1998 में स्टार्ट हुआ था। काम 80 से कह रहे थे लेकिन प्रॉपर अगर चेक करोगे तो 1998 आएगा। यहाँ लिख लो रिफाइनरी 1998। युद्धों का अखाड़ा, पानीपत की तो फेमस लड़ाइयाँ हैं हमारे पास। कैथल पढ़ लो, किसकी नगरी है, हनुमान। कपी स्थल कैथल ही तो है, हनुमान जी की जन्मस्थली। वानरों का, तो कपी का मतलब वानर ही होता है, उनका वासस्थल। छोटी काशी क्यों है कैथल, युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने 9 ग्रह छोटे छोटे कुंड बनाए थे, किसके कहने पर, कृष्ण। इसके ऊपर लिख लो 9 ग्रह या नवग्रह, उसकी काशी है ये। और गुरुद्वारों का शहर है, तो गुरुद्वारों का शहर पूछे तो कैथल, लेकिन ज्यादा गुरुद्वारे पूछे तो अंबाला। लिख लो यहाँ गुरुद्वारे ज्यादा हैं अंबाला में, लेकिन शहर पूछ लेंगे तो कैथल। ये ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे सिरसा में ज्यादा है कपास लेकिन कॉटन सिटी पलवल। ऐसे चीनी का प्रोडक्शन यमुनानगर में बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन शुगर सिटी है रोहतक और पलवल। तो इस तरीके से ये भी हैं। अगर पूछे ज्यादा गुरुद्वारे तो, लेकिन गुरुद्वारों का शहर कहे तो कैथल, कपी स्थल भी कैथल। इसके बाद आगे देखो फरीदाबाद क्या कहलाता है, उद्योग नगरी। कहाँ से आए लोगों को बसाया था, पाकिस्तान के रेफ्यूजीज को। किसका प्रोजेक्ट था ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनको काम धंधे मिल जाए, उनको तनख्वाह मिले, इसके लिए उद्योग लगा दिए गए। बाबा फरीद की नगरी भी कहलाता है फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी। नेक्स्ट है सरस्वती नगरी, वन नगरी, संतों की नगरी। क्या है ये, सिरसा, सिरसा वन नगरी। पिंक सिटी, महलों का शहर, कौन है ये, फतेहाबाद। क्या सच में पिंक सिटी बनी थी, नहीं, प्लान था, बनी नहीं थी। इसके बाद पेपर सिटी कौन सी है, इसी को क्या कहते हैं, मछुआरों का स्वर्ग, पेपर सिटी। पलवल और रोहतक पढ़ लो, शुगर सिटी। अगर कहें गन्ना ज्यादा तो यमुनानगर, लेकिन शुगर सिटी कहें तो पलवल और रोहतक। झज्जर क्या कहलाता है, शहीदों का शहर और शहीदों का गांव। और अगर कहें वॉर हीरोज और कहें वीर नगरी, ये एक जैसे 4 है। आगे पढ़ना, पंचकुला को कहते हैं नहरों की नगरी। पंचकुल, 5 नहर, कुल मतलब कई लोग कुआं कहते हैं, कई लोग नहर कहते हैं। तो 5 नहरें, नहरों की सिटी। नैनो सिटी बननी थी, नैनो टेक्नोलॉजी के कारण बनी नहीं थी। ड्राई सिटी गलत लिखा है, इसको ट्राई सिटी कर लो, ट्राई सिटी। ट्राई सिटी 3 शहर बताए होंगे ना, किस किस के है ये, एक हरियाणा का, एक चंडीगढ़ हो गया और एक पंजाब। पंजाब का मोहाली, हमारा पंचकुला और चंडीगढ़। ये ट्राई सिटी कर लो, TRI। पलवल टिक कर लो, सिटी ऑफ कॉटन, लेकिन कपास ज्यादा कहाँ है, सिटी ऑफ स्कूल भी पलवल है, लिखो यहाँ पर सिटी ऑफ स्कूल, वो भी पलवल। महेंद्रगढ़ खनिजों का शहर है, सबको पता है, जैसे ही खनिज का नाम आए क्या टिक करना है, मिनरल सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में है। रेवाड़ी को कहते हैं पीतल नगरी, वीर नगरी। पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, ब्रास मार्केट है यहाँ बहुत बड़ा, ब्रास सिटी। एक छोटी पीतल नगरी तुम्हारी जगाधरी है, यहीं पे लिख लो, छोटी पीतल नगरी जगाधरी। जगाधरी मतलब यमुनानगर का पार्ट। हथनी कुंड सबको पता है, मछुआरों का स्वर्ग है हथनी कुंड, बैराज है ना यहाँ पर। नारनौल बहुत इंपॉर्टेंट, सिंघों का शहर, तालाबों का शहर। पीछे ये तालाबों वाला क्वेश्चन आया भी था, ये बहुत बार आता है। तालाबों का शहर क्या है, नारनौल। नारनौल किसका पार्ट है, महेंद्रगढ़ का नारनौल।
हेडक्वार्टर है अकेला, जिसका नाम अलग है जिले का और हेडक्वार्टर अलग। सिंघों का शहर भी है, तालाबों का शहर भी है। छिछरौली क्या है? छिछरौली हरियाणा का चेरापूंजी, यहाँ बारिश ज्यादा। अगर कहें बारिश कम तो हाँ, अब बारिश कम अगर कहें तो इसका आंसर है फतेहाबाद। लेकिन बारिश दो तरह की होती है, एक जो अब आ रही है, जो अब फिलहाल में आपके यहाँ मॉनसून आ गया। कैसे आया ये? इसका नाम है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। कहाँ से आया ये? ये दक्षिणी दिशा का, जो आपका धरती का बीच ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये इक्वेटर के नीचे का जो हिस्सा है ना, वहां से हवाएं चली और फिर जब ये आपकी तरफ आई। आपकी तरफ क्यों आई? क्योंकि यहाँ है गर्मी, यहाँ का टेम्परेचर कम होके हवा क्या हो गई? गर्म, और गर्म होके चीज हल्की होके ऊपर उठती है, वैक्यूम क्रिएट हुआ। उसको भरने के लिए दक्षिणी हिस्से से हवाएं चली। जब ये आई तो इनकी जो डायरेक्शन थी वो दक्षिण पश्चिम हो गई, और जब ये इंडिया की तरफ आई तो नीचे इनको दो तरफ पानी मिला। इस तरफ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर। तो जब ये एंटर हुई केरला से, ये पानी से भरी हुई थी, ये केरला के पैरेलल चली, थोड़ी थोड़ी बारिश करती, और फिर ये महाराष्ट्र के आसपास बहुत तेज टकराई। तो यहाँ पे घाट और ये सब है, यहाँ अच्छी बारिश हुई। फिर यही आगे जाके अब तुम्हारे हिमालय की रेंज से टकराएंगी, और अब देख लो रोज हल्की हल्की बारिश बढ़ती जा रही है। खैर यहाँ तो ना बराबरी है, पर देश में देखना बारिश बढ़ती जाएगी, और जुलाई, अगस्त, सितंबर जितनी होनी है उतनी बारिश ज्यादा होगी। तो ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश है, और हरियाणा में लगभग बड़ी परसेंटेज 80 से 85% बारिश का कारण यही हवाएं हैं। लेकिन हरियाणा में सर्दियों में भी ज्यादातर बारिश हो ही जाती है। दिसंबर के या तो एंड में या जनवरी की स्टार्टिंग में जो बारिश होती है वो से नहीं होती, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसको मावठ वर्षा कहते हैं। मावठ वर्षा एनसीईआरटी में ये नाम दिया है, इसलिए कई बार पूछ लेते हैं ये मावठ वर्षा। तो हरियाणा की बारिश अलग अलग है। मेन बारिश हमारी है दक्षिण पश्चिम, बाकी कुछ बारिश हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी होती है। यहाँ ये बात लिख लो, जहाँ आया था ना, किसका नाम आया था? चेरापूंजी का। यहाँ लिख लो कम फतेहाबाद। टोटल कम है फतेहाबाद में, जो पूरे साल की निकालें। लेकिन अगर कहें जो अब बारिश होगी दक्षिण पश्चिम से, इससे कम बारिश होगी सिरसा में। लिख लेना, ये लिखो टोटल कम बारिश है फतेहाबाद, लेकिन जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से कम है ये किस जिले में है? हमारे सिरसा। तो मॉनसून में कौन से जिले में कम बारिश है? सिरसा। लेकिन टोटल साल भर बारिश कम कहाँ है? फतेहाबाद। तो एक ही बेल्ट है सिरसा फतेहाबाद की। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर वो कहें बारिश के मौसम में कम बारिश तो क्या आंसर है? सिरसा। और टोटल कम बारिश? चलो आगे पढ़ो। अब चेरापूंजी हो गया ये। फरीदाबाद कहलाता है औद्योगिक नगरी। क्यों बसा दिए इतने उद्योग? रेफ्यूजीज के लिए, शरणार्थियों के लिए। नेक्स्ट पढ़ना, हिसार को कहते हैं स्टील सिटी। किसने नाम बना दिया ये? ओपी जिंदल। ओपी जिंदल ना एक साथ पैदा हुए थे, दो बड़ी हस्ती। एक तो कल हमने पढ़ा था वो पीली मंदोरी गांव में स्वर्ण सम्राट थे। कब पैदा हुए थे? 1930। सेम ओपी जिंदल पैदा हुए थे। यहाँ लिख लो ओपी जिंदल के बारे में दो बातें। बड़े आदमी थे, एमपी बने थे और चुनाव जीत कर गए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट पहले हैं हरियाणा के। लिखो ओपी जिंदल। 1930 उनका बर्थ ईयर। सेम बर्थ ईयर किसका था? पंडित जसराज का। जसराज जी तो अभी तो मरे हैं। कब? 2020 में। ये भी क्या पता जिंदा रहते, प्लेन क्रैश में मारे गए थे 2005 में। ओपी जिंदल, नहीं तो क्या पता ये भी इतना जी जाते। लिख लो यहाँ बर्थ 1930। इसके बाद यहाँ लिखो 1952। तो कितनी छोटी एज, मतलब 22 साल के जवान लड़के थे जब इन्होंने पहली अपना काम किया था। लिखो बकेट फैक्ट्री, जिसमें बाल्टी बनती थी, बाल्टी तसले ये सब बनते थे, ये लगाई थी 1952 में। और फिर 1964 में लिखो पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। ये बड़ा बिजनेस था। 1964, 30 में जन्मे, 22 साल के थे 52 में। तो छोटी सी बाल्टी बाल्टी बनाने का काम धंधा शुरू किया, और फिर उससे एक्सपीरियंस लेके 12 साल बाद पाइप बनाने का काम किया। स्टील की फैक्ट्री लगा ली थी 1969 में। नेक्स्ट लिख लो 1969। पाइप से फिर 5 साल सीख के फिर 1969 में बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, स्टील फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 1996 में एमपी बने। एमपी नहीं सॉरी, ये एमएलए बने 1996 में। बोर्ड पे देखो, ऐसे कंफ्यूजन में रहोगे। पैदा कब हुए?
पहली फैक्ट्री कब लगाई? ये पहला काम शुरू किया था, क्या बनाते थे? बाल्टी वाल्टी, छोटा मोटा भी खरीद के लाते थे, फिर थोड़ा बहुत काम। 12 साल बाद क्या शुरू कर दिया? पाइप बनाना। और 1969 में हाँ स्टील का बड़े लेवल पे एक तरह से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आगे बढ़े हैं, इसको उल्टा कर दो। 1996 में क्या बने? क्या जीते? चुनाव। चुनाव जीतने का मतलब आपकी छवि अच्छी हो गई होगी। ये हरियाणा का पहला इंडस्ट्रियलिस्ट है, पहला उद्योगपति है जिसने पैसा कमा के और राजनीति में कदम रखा। तो 1996 में चुनाव जीते, लेकिन 2005 में एक हेलीकॉप्टर में थे, वो क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ से शुरू करके देखो इनका सफर। 30 में जन्म, 22 साल में पहला काम धंधा शुरू किया, 64 में काम को बिजनेस बनाया और यहाँ जाके बड़ा बिजनेस बना दिया। उल्टा कर दो, चुनाव जीत गए, 2005 में डेथ। 4-5 ये लिख लेना, कुछ भी पूछे तुम्हें पता हो ओपी जिंदल के बारे में। तुम्हारे हरियाणा के कहाँ इनकी यूनिवर्सिटी चलती है इनके नाम की? सोनीपत में। और ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की है, ये सच बात है। दुनिया के बहुत सारे बच्चे, इसका आधे से ज्यादा क्राउड तो विदेशी आके पढ़ रहा है यहाँ। हमें दिखते क्यों नहीं? क्योंकि कैंपस एरिया अंदर है, रेजिडेंशियल है, इसलिए आपको आते जाते लोग नहीं मिलते। आने जाने वाला वहाँ अलाउ ही नहीं है। उस कैंपस को इतना बढ़िया डेवलप कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वैल्यू है, उसके एक अपना एक स्तर है। चलो ओपी जिंदल के बारे में 5-6 बातें हमने लिख ली। 1996 में चुनाव जीते, 2005 में डेथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टील किंग हो गया। आगे देखो हिसार में इस्पात नगरी, वही उसी का पार्ट है ये। मैग्नेट सिटी, मैग्नेट मैंने बताया था, ये मैग्नेट नहीं है, ये काउंटर मैग्नेट। क्या मतलब काउंटर मैग्नेट का? किसी एरिया से लगता वो एरिया जहां डेवलपमेंट पूरी हो गई हद से ज्यादा, अब उसके आसपास डेवलपमेंट की जाएगी। तो हरियाणा के कितने शहर काउंटर मैग्नेट? 2, एक अंबाला और एक हिसार। यहाँ टिक कर लो, ये मैग्नेट सिटी, इसको पूरा लिख लो काउंटर मैग्नेट, और यही लिख लो हिसार प्लस अंबाला। एजुकेशन सिटी लगातार कौन उभर रही है? हाँ, किसके नाम पर है ये तुम्हारे? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। कितने हजार एकड़ की बात कर रहे हैं? 5000 प्लस। कितने में काम शुरू है? 2000 प्लस एकड़ में। 2026 या 2000 भी कह दोगे, दिक्कत नहीं है। ये है सोनीपत एजुकेशन सिटी। यहाँ NLU बताया होगा मैंने, NLU का नाम क्या रखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, SRM है, बहुत दुनिया भर की ये नेशनल लेवल के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी यहाँ आ गई। नेक्स्ट पढ़ो, एजुकेशन हब रोहतक। अब एजुकेशन हब की परिभाषा बदल रहे हैं और धीरे धीरे एजुकेशन सिटी ही क्या बनती जा रही है? एजुकेशन हब। हब आपको पता ही है, जहां सारी चीजें एक जैसी हों, बड़े लेवल पे डेवलप की जाएं। हरियाणा में पहले एजुकेशन हब किसको कहते थे? रोहतक। रोहतक में ना 2 तरह के संस्थान बहुत बड़े लेवल पे है। एक तो स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल का परफॉर्मिंग आर्ट्स का, विजुअल आर्ट्स का, टीवी से जुड़ा इस तरह के कामकाज जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हैं, वो कहां पर डेवलप की गई थी? रोहतक में। अब क्या किया, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सबको पता है यहाँ एडमिशन होना बहुत टफ है, बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स आते हैं। ये हरियाणा में सिर्फ एक है और ये कहां पर है? रोहतक में। इसके अलावा रोहतक में बहुत फेमस, जो हर बच्चे को पता है, MDU, और भी बहुत सारे संस्थान हैं। इसके चलते रोहतक का नाम क्या रखा गया? एजुकेशन हब। लेकिन अब रोहतक से वो दर्जा किस तरफ चला गया है? सोनीपत, क्योंकि सोनीपत में संस्थान ज्यादा आते जा रहे हैं। ये टिक कर लो। यहाँ IIM लिख लो क्योंकि वो नेशनल लेवल का बड़ा इंस्टीट्यूट है, बाकी तो अपने देसी स्टेट लेवल के हैं। पलवल और रोहतक को क्या कहते हैं? शुगर सिटी। लेकिन गन्ना ज्यादा, यमुनानगर। टोटल हरियाणा के गन्ने का 27% यमुनानगर उठा लेता है। मेवात को कहते हैं पीर फकीरों की धरती। कौन सी जाति के लोग ज्यादा थे? मेव थे यहाँ ज्यादा। सोनीपत गोल्डन सिटी है, लेकिन अब सोनीपत की पहचान क्या बन रहा है? शिक्षा। अब एजुकेशन में सोनीपत। एक जमाने में साइकिल थी, कौन सी साइकिल? एटलस। आज साइकिल इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हॉर्टिकल्चर में हरियाणा में बड़ा कामकाज, ये जो मंडी वाला था ना, इसको डेवलप कर दिया। नेक्स्ट देखना, सोनीपत हो गया, गोल्डन सिटी। फतेहाबाद महलों का शहर, पुरानी बहुत बड़ी बड़ी कोठियां और जो हवेली थी ना, वो सब थी यहाँ फतेहाबाद। कौन सी बारिश कम है यहाँ, टोटल या ये वाली बारिशों वाली? टोटल कम है, और ये वाली जो इस मौसम की है वो सिरसा में कम है।
गुड़गांव कर लो उद्योग विहार। अगर औद्योगिक नगरी कहें तो और उद्योग विहार कहें तो ये दो एक जैसे लगेंगे, यही लिख लेना। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, उद्योग विहार है गुड़गांव में। करनाल कहलाता है धान का कटोरा, और धान की कटोरी सोनीपत। चावल की कटोरी भी कहते हैं धान, क्योंकि यहाँ मिल ज्यादा है चावल निकालने वाली। नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर हरियाणा का। वैसे सबसे बढ़िया बसाया गया तो हमारी राजधानी है, कौन सी? चंडीगढ़। लेकिन ये आपका शहर नहीं है, आपकी टेरिटरी में नहीं है। कहाँ लोकेट है ये? पंजाब। तो कहें हरियाणा का नए तरीके से बसाया शहर तो करनाल। सीएम सिटी है ना करनाल अभी प्रेजेंट में, ये टिक कर लो। नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर हरियाणा का पेरिस कहलाता है करनाल। पीओपी ज्यादा है यहाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। गुड़गांव के तो ढेरों नाम है। साइबर सिटी है, कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल। मिलेनियम सिटी है, मेडी सिटी है, मेडिसिन की सुविधाएं ज्यादा है यहाँ, मेडिकल फैसिलिटी। सपनों की नगरी है, पहले यहाँ किंगडम ऑफ ड्रीम्स था, अब तो बंद पड़ा है वो। मनोरंजन का हब है, बहुत साधन है यहाँ मनोरंजन के। सौर ऊर्जा का हब है, हमने नहीं बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पूरी दुनिया के ढेरों देश इकट्ठे हुए और ये कहा कि भैया जो 0 डिग्री से ऊपर देश स्थित है 23 डिग्री के बीच तक, ये मान लो अर्थ, इसके बीच में 0 डिग्री, बहुत बढ़िया धूप आती है इन लाइंस के बीच में। ये कौन सी है? इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा, और इसे कहते हैं मकर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जितने देश हैं वहां गर्मी बहुत बढ़िया पड़ती है, और गर्मी ज्यादा है तो कौन सी एनर्जी होगी? सोलर। अब इसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे यही हैं इंडिया में, और इंडिया में एरिया भी ऐसा है कि उत्तर से दक्षिण तक सोलर एनर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमाचल में भी धूप निकलेगी यहाँ बढ़िया, और दक्षिण भारत तक बढ़िया धूप का एरिया है। तो ये कहा इंटरनेशनल लेवल पे जो सोलर अलायंस बनेगा, गठबंधन बनेगा, जिसमें जितने लोग चाहें, जितने देश चाहें शरीक हो जाएं, इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में बना दो। कभी मीटिंग हो तो सबको कहाँ आना पड़ेगा? गुड़गांव। गुड़गांव हमारा ऐसा शहर है जिसमें कोई भी आए तो उसको एकदम से आंखें खुलती है कि भैया इतना बढ़िया डेवलप कर रखा है। तो आईएसए का हेडक्वार्टर पूरी दुनिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे यहाँ गुड़गांव में है, तो इसलिए लिखा है ये सौर ऊर्जा का हब। यहाँ लिख लो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके देश बढ़ते जा रहे हैं, लगभग देश इसमें शामिल हो गए जो आसपास हैं। कॉल सेंटर्स की तो कैपिटल है ही, जो यहाँ सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो कॉल सेंटर्स है ना। नेक्स्ट है निजी मेट्रो। कब चली थी ये निजी मेट्रो? 2003 में। पहली मेट्रो चली थी कलकत्ता 1984, फिर दिल्ली में ट्रायल हुआ था दिसंबर 2002 में, और हमारे यहाँ निजी 2003 में। अंबाला पढ़ लो, मिक्सी सिटी है। मिक्सी क्यों कहते हैं? मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर बनते हैं। वैज्ञानिक नगरों की नगरी लिखा है, वैज्ञानिक उपकरण कर लो, वैज्ञानिक उपकरण। साइंटिफिक अपरेटस की नगरी या शहर कहलाता है ये। साइंटिफिक सिटी नहीं है, जैसे साइंटिफिक ठीक लिखा है लेकिन ये साइंटिफिक अपरेटस लिखना था। अगर कहें साइंस सिटी, तो साइंस सिटी आपके हरियाणा में बनने की बात हुई थी, बनी नहीं है। एक साइंस सिटी आपकी है वेस्ट बंगाल में, पढ़ा लिखा इलाका है। दूसरी आपकी पंजाब में है कपूरथला, जहां रेलवेज का बहुत बड़ा कामकाज है। और तीसरी डेवलप करने की बात हुई थी सोनीपत में 2017 में, पर 17 से आज 23 आ गया। सोनीपत में जो बच्चे रह रहे हैं उनको पता है यहाँ कोई सिटी डेवलप अभी तक तो हुई नहीं है। किस नाम से डेवलप करनी थी? साइंस सिटी। साइंटिफिक अपरेटस सिटी कहें तो अंबाला, लेकिन अगर साइंस सिटी कहें तो किसका नाम आएगा? सोनीपत का। काम अब तक एक नहीं हुआ, तुमने कहीं बोर्ड नहीं देखा, हमें कहीं दिखाई नहीं देता कि साइंस सिटी बनी हो, लेकिन कागजों में 2017 में साइंस सिटी की परमिशन मिल गई है। हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, बनेगी तो हरियाणा के सोनीपत में बनेगी। ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक आया तो आंसर क्या है? अंबाला, और साइंस सिटी आ गया तो सोनीपत में। आगे पढ़ना, इसमें साइंटिफिक सिटी हो गया ना। कुरुक्षेत्र को कहते हैं सिटी ऑफ पार्क्स। जींद को कहते हैं हरियाणा का हार्ट। एक तो जींद और एक रोहतक। रोहतक दुग्ध नगरी है, किसके कारण? मुर्रा नस्ल की भैंस। और जयंती देवी, एक क्या था यहाँ? जयंती देवी संग्रहालय, पढ़ा था हमने, उन्हीं की नगरी। भिवानी, बहुत ज्यादा मंदिर है यहाँ। धर्मार्थ, न्यास। न्यास क्या होते हैं? ट्रस्ट जिसमें बहुत सारे लोग
पैसे के केयर टेकर होते हैं ताकि कोई गबन ना करे, इसके लिए ट्रस्ट बना दिए जाते हैं और जो इसके मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रस्टी। तो आपके हरियाणा में भिवानी में दुनिया ने दान दिया और इस दान से बहुत सारे क्या बनाए गए, मंदिर। अब इन मंदिरों में चढ़ावा भी आता है तो ट्रस्ट को इनकी केयर करनी पड़ती है कि भाई ऐसा ना हो कोई इसके ऊपर अपना दबदबा बना के सारा पैसा खा जाए। तो यहाँ बहुत सारे ट्रस्टी हैं। धर्मार्थ मतलब जो धर्म के लिए पैसे का इस्तेमाल करें, धर्म अर्थ, धर्म मतलब पता ही है, अर्थ मतलब पैसा। तो धर्मार्थ न्यासों की नगरी है, न्यास ही ट्रस्टी होते हैं। भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर भी हैं, ये टिक कर लो, धर्मार्थ न्यासों का शहर, या ट्रस्टी लिख लो, ट्रस्टी मेंबर होते हैं। जैसे आपका दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है, नोबेल। तो नोबेल में बहुत पैसा था नोबेल नाम के आदमी के पास। जब वो मरा तो उसने ना तो शादी की, ना उसकी वाइफ, ना उसके बच्चे, पैसा बहुत ज्यादा। तो उसके पैसे की केयर टेकिंग के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। उस ट्रस्ट के पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को वो लोगों को देता है बड़े बड़े बिजनेसेस में लगाने के लिए, फिर वो उनसे उसका इंटरेस्ट लेता है और बहुत पैसा उसके पास है आज भी। उस पैसे से वो दुनिया के सबसे बड़े प्राइज देता है, नोबेल प्राइज। अब उस पैसे में गबन ना हो इसके लिए क्या बना रखे हैं, ट्रस्टी। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ मंदिरों में गबन ना हो तो उसके लिए धर्मार्थ न्यास बना रखे हैं, ट्रस्टी बना रखे हैं। ये टिक कर लो, धर्मार्थ न्यासों का शहर। काशी नगरी, काशी क्यों कहते हैं, मंदिर, मंदिर लिख लो, यहाँ मंदिर ज्यादा। सिटी ऑफ वॉर हीरोज है हमारा भिवानी, मंदिरों का शहर है। और मिनी क्यूबा, क्यूबा कहाँ है, क्यूबा कहाँ है, कैरिबिया, कैरिबियाई सागर कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका के ऊपर के हिस्से में। यहाँ कौन सा देश है वो, क्यूबा, छोटा सा, कैरिबियाई सागर में है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में। अगर दक्षिण अमेरिका मैप में बनाए, मान लो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरफ की बेल्ट है ये, यहाँ पड़ जाता है। और यहाँ पे छोटा सा क्यूबा, यहाँ बहुत बढ़िया, क्यूबा में बॉक्सिंग का बहुत बड़ा काम है। तो अपने यहाँ बॉक्सर्स जो बनाए जा रहे हैं लड़के लड़कियां, वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब में, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं BBC, 2008 से न्यूज में था ये BBC का क्लब। ये टिक कर लो इसमें, मिनी क्यूबा, यहाँ लिख लो कैरिबियाई देश, बॉक्सिंग के लिए फेमस है। यहाँ BBC लिख लेना, BBC एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग वाले भी हैं जो ये न्यूज़ और ये सब करते हैं। एक BBC आपका हरियाणा का पर्सनल है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। राजकीय संकेतकों पे आ जाओ। हर स्टेट ने अपने एम्बलम बना रखे हैं, जैसे देश का एम्बलम है, देश का नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है, ऐसे हरियाणा ने भी अपनी चीज़ें बना रखी है, अपनी पहचान बना रखी है। ये बहुत बार एक नंबर में पूछ लेते हैं तो हमें पता हो सारा। पहला टिक करना, राष्ट्रीय खेल कौन सा है हरियाणा का, कुश्ती। पक्षी कौन सा है, हाँ, काला तीतर। इसके आगे लिखा है राष्ट्रीय, ये राजकीय है, हमारा पर्सनल है, देश का नहीं है ये। यहाँ राजकीय लिख लो, यानी जो उस राज्य का हो। राजकीय पक्षी हमारा तीतर है, कौन सा तीतर, काला तीतर। ब्लैक फ्रैंकोलिन भी पेपर में आ सकता है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। हमारा फूल कौन सा है हरियाणा का, कमल। राजकीय भाषा क्या है हमारी, हिंदी। दूसरी भाषा अब पंजाबी। जब तुम अलग हुए किससे अलग हुए थे, तो पंजाबी भाषा पढ़ाई जा रही थी तभी तो हम अलग हुए थे। किसने कहा था, जनता ने, कि हम क्यों पढ़े पंजाबी? इसका मतलब हम किससे अपना लगाव नहीं दिखा रहे थे। अगर जब हम अलग हुए 1967 में हमारी चुनी हुई सरकार बनी, अगर उस टाइम पे हमारी सरकार कहती है पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा बनाना जरूरी है, ये नियम है, तो दूसरी भाषा ज्यादा हमारे यहाँ क्या चलती थी, पंजाबी। लेकिन अगर तुम पंजाबी बनाते तो पंजाब वाले हंसते कि पहले तो हमसे लड़ रहे थे कि पंजाबी हमें नहीं सीखनी, हमें नहीं सिखानी, हमारी भाषा बना ली। तो उनको जवाब देने के लिए हमने पंजाबी पे कांटा लगा दिया। और आपके देश में सबसे ताकतवर सीएम जो हरियाणा के रहे वो बंसीलाल, इन्होंने कहा कि भाई साउथ इंडिया को हम प्रमोट करेंगे अपने हरियाणा में, और इसलिए वहाँ की एक भाषा इन्होंने, कौन से वाली, तमिल, इसको अपनी दूसरी भाषा बना लिया। कायदे से देखा जाए तो हरियाणा का एक आदमी तमिल बोलना तो दूर, समझ भी नहीं सकता, हमें तमिल का एक अक्षर नहीं पता। लेकिन तमिल को बस किसको का हटाना था, पंजाबी नहीं इस्तेमाल करनी, वो ये ना कह पाए कि हमसे अलग क्यों है जब पंजाबी तुम्हें बोलनी थी, इसलिए हमने तमिल को रखा। हमने तमिल में कोई काम नहीं किया, कभी नहीं किया, ना ही यहाँ कोई तमिल जनसंख्या आबादी
रहती। 2010 तक आते आते जब ये क्लियर हो गया कि हरियाणा पंजाब सच में अलग है, जब लोगों के मन में बात आ गई भैया हम अलग हैं, तब फिर लिखित में कागजों में इस तमिल को हटा के और किसको दे दिया, पंजाबी। आज हम ये बात कहें पंजाबी हमारी लैंग्वेज है, तो पंजाब ये नहीं कहेगा कि अलग क्यों हुए थे, अलग आज थोड़ी ना हुए थे, उस जमाने के लोग जालिए। अब आज की पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा भैया फर्स्ट लैंग्वेज तुम्हारी हिंदी है और सेकेंड लैंग्वेज तुम्हारी पंजाबी है। किस सन में बनाई, 2010 में। 13 साल हो गए पंजाबी को अब हमारी भाषा के रूप में। तो ये टिक कर लो, दूसरी भाषा पंजाबी। यहाँ लिख लो 1969 से तमिल थी 2010 तक, 1969 से 2010 तक तमिल। 66 में तो हमने कुछ किया ही नहीं था, 67 में सरकार बनी, फिर 1 साल सरकार टिकी नहीं थी, मार्च में बना था हमारा सीएम और नवंबर में क्या लग गया था, आपातकाल, फिर वो मई तक गया 68 तक। तो ना ऐसे आवाजाही चलती रही। स्टेबल सरकार आई थी जब बंसीलाल जी ने काम संभाला, जब बिजली पहुंचाई, जब ये गुड़गांव का मारुति का प्लांट लगा, फिर सरकार टिकी थी लंबी। ये टिक कर लो पंजाबी, यहाँ लिख लेना। कब से कब तक रही पंजाबी, 2010 से अब तक चल रही है। तमिल कब से कब तक थी, 69 में लिखित में बना दी और 2010 तक। किसने बनाई थी वो, और ये 2010 वाली हुड्डा, भाई 4 से 14 के बीच में हुड्डा थे यहाँ, तो हुड्डा ने बना दी फिर पंजाबी। राजकीय वृक्ष कौन सा है हरियाणा का, पीपल, इसको फाइकस रेलिगियासा भी कहते हैं। ये नाम पूछ लेते हैं टफ बनाने के लिए। राजकीय पशु हमारा क्या है, काला हिरण, तो दोनों काले, हमारा पक्षी है काला तीतर और जानवर है हमारा काला हिरण, इसको ब्लैक बक कह देते हैं, BUCK। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हरियाणा देता है भीम पुरस्कार, इसमें 5 लाख रुपए कैश और 20,000 रुपए महीने की फिर पेंशन बन जाती है। हरियाणा का लौह पुरुष कौन था तुम्हारा, बंसीलाल। बंसीलाल ने सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या दी हरियाणा को, बिजली पहुंचा दी हर गांव तक, बहुत बड़ी बात थी ये। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है, और शेर हरियाणा चौधरी देवीलाल। केसरी का मतलब भी शेर ही होता है, बस बात करने का तरीका अलग है। शेर हरियाणा कहें तो चौधरी देवीलाल, जननायक देवीलाल या ताऊ देवीलाल। यहाँ लिख लो इनके साथ ही, हरियाणा केसरी के पास ही लिख लो शेर ए हरियाणा, शेर ए हरियाणा। केसरी और शेर एक ही हैं पर उपाधि अलग अलग है। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। और अगर कहें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा तो इन्हीं के जैसा नाम है उनका, पंडित श्री राम शर्मा, वो लिख लो यहाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी थे, नहीं, लाला लाजपत राय जी ग्रैंड ओल्ड मैन नहीं थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर, वो शेरे पंजाब थे। लाला जी के नाम के आगे लिखते हैं शेरे पंजाब। शेरे हरियाणा कौन है, चौधरी देवीलाल जी। शेरे पंजाब कौन है, लाला लाजपत राय। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है, राय बहादुर लाला मुरलीधर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है, पंडित श्री राम शर्मा। ये हमेशा गलती करते हैं, इनको लिख लेना, बाद में याद नहीं आने। ये लिखो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा। नेकीराम शर्मा अलग आदमी है, श्रीराम शर्मा अलग आदमी है। श्रीराम शर्मा हरियाणा की तरफ से महात्मा गांधी के हर सत्याग्रह में पहुंचते थे, हर एक में, जितने गांधी ने बड़े आंदोलन किए सब में आगे बढ़ के चले। कौन, श्रीराम शर्मा। क्या कहलाते हैं ये, ग्रैंड ओल्ड मैन, हरियाणा के दादा कहलाते हैं, भाई एक तरह से पितामह कह लो। ऐसे पंजाब का पितामह कौन है, मुरलीधर, जो किस बैठक में गए थे, बंबई में। उन्होंने पलवल में जन्म लिया और अंबाला में पहली ब्रांच बनाई थी कांग्रेस की। चारों क्लियर हो गए। शेरे हरियाणा, शेर ए हरियाणा चौधरी देवीलाल, हरियाणा केसरी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, उन्हीं को शेर ए पंजाब, उन्हीं को केसरी, दोनों नाम उन्हीं के हैं। नेक्स्ट देखना, सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, मुख्यमंत्री रत्न। जैसे भारत रत्न है ना, अपने यहाँ मुख्यमंत्री रत्न है। सर्वोच्च शिक्षा का पुरस्कार क्या है, राज्य शिक्षक पुरस्कार। तुम सबको अगर सच बात पता हो तो ये पुरस्कार पहले ही बिक जाते हैं, पता है ये बात तुम लोगों को। ये
पहले से पता होता है कि कौन सा पुरस्कार किसको मिलेगा। जैसे ये देखा ना, फिल्म स्टार्स के पुरस्कार भी बिकते हैं, ये भी ऐसे ही बिकते हैं। लगभग पुरस्कार मिलने से पहले पता होता है, कई महीनों पहले, कि अगला पुरस्कार इसको मिलेगा। जैसे ये सब वो लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिली भगत में होते हैं, उन्हीं लोगों को पुरस्कार मिलते हैं, नॉर्मल लोगों को पुरस्कार मिलते ही नहीं। तुम्हारे देश का टैलेंट दुनिया पहले पहचानती है, तुम्हारे यहाँ तो बाद में नाम आता है। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं हमारे यहाँ जिनको यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, यूएनओ ने पहचान लिया, और इंडिया में उनका नाम किसी अखबार ने नहीं लिखा। लोकल एरिया में लोगों को नहीं पता कि वो टीचर वहाँ काम करता है, और दुनिया उनको प्राइज दे रही है। यहाँ उनके नाम चमकते हैं जो चाटुकार होते हैं, जो सरकार के साथ अच्छी मिली भगत में रहते हैं, वरना नाम नहीं चमकते यहाँ। चलो, इसके बाद संकेतक पूरे हो गए हमारे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक 2-4 मिनट का है, बोर्ड पे देख लो, उसमें कुछ है नहीं, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, काम आएगा बाद में। सब लोग अलर्ट होके देखना, आज पढ़ा रही हूँ फिर दोबारा ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। आज हम अपने जिलों की डेट्स याद कर लेंगे, वो कब बने। ये पेपर में तुमने देखा ना, बहुत बार आ जाता है, फिर हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ध्यान से बोर्ड पे डेट्स को देख लो, सन को देख लो। हरियाणा कब बना था? आपके कितने जिले बने? 7। क्या ट्रिक था इनका? हर जम्मू कश्मीर में। एम का मतलब महेंद्रगढ़, जे मतलब जींद, झज्जर तो बहुत बाद में बनेगा, के मतलब कुरुक्षेत्र, कैथल बाद में बनेंगे, पहले करनाल था, और जी का मतलब गुड़गांव, एच हिसार, ए अंबाला, आर रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। 1966 के बाद एक ब्रेक आया, अपने हमारे घर के कलेश ही नहीं निपटे, कभी हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, कभी कोई सी भाषा बना रहे हैं। एक स्टेबल सरकार जब रुकी, तब हम लोगों ने 22 दिसंबर 1972 को इनको काटा और इनमें से 2 जिले नए बना दिए। इससे ज्यादा जमीन हमारे पास ना पहले थी ना आज है। आप इन बड़े बड़े टुकड़ों को ही काट छाट के, जैसे भिवानी काट के तुम्हारे सामने क्या बन गया, तो किसी की जमीन थोड़ी ना ली है, भिवानी की जमीन का नाम क्या बन गया? चरखी दादरी एक हिस्सा। इन 7 में से काट के 2 बना दिए, एक सोनीपत बना दिया और एक भिवानी। जब ये अलग हुए थे ना 7, तो इनमें सबसे बड़ा था हिसार और सबसे छोटा था जींद। तो सबसे ज्यादा काट छाट किस में हुई होगी? हिसार। जो बड़ा है उसी में से हिस्से ज्यादा निकले होंगे, जींद में से काट छाट कम हुई है। बोर्ड पे देखते रहो, 1 महीना 1 दिन बाद 23 जनवरी, अगला साल आ गया 73। आपकी एक बेल्ट नई बनी जो आपकी धर्म नगरी है। कौन सा? यहाँ के ऑलरेडी क्या था? करनाल। तो ये सीएम सिटी तो पहले से है, आपका आधुनिक पद्धति से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर भी करनाल है ना, ये पहले से था। कुरुक्षेत्र बन गया 73 में। इसके बाद 1 सितंबर 1975 को कौन सा शहर बना? सिरसा। सिरसा किस में से कटा होगा? हिसार। अब तुम सोचो, आज तुम कहते हो हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? का पार्ट था खुद, तो हिसार कितना बड़ा रहा होगा उस टाइम पे, सिरसा इसी के अंदर था। तो हिसार की बेल्ट देखो कितनी बड़ी थी। 75 के बाद 4 साल का ब्रेक आया और फिर 1979 में 15 अगस्त को आपका 12वां जिला बना फरीदाबाद। फरीदाबाद 12वां कैसे बना? 7 तो यहाँ, 8, 9, 10, 11, 12वां। कई बार जानबूझ के इसको 12वां जिला पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। सारे वहां बैठ के गिनने की जरूरत नहीं है, पर इसके ऊपर कई बार ऐसे पूछते हैं 12वां जिला कब बना। आप जैसे अगर देखें ध्यान से, फरीदाबाद तो पहले से था, औद्योगिक नगरी पहले से बसा रखी है तुमने 47, लेकिन एक जिले के रूप में इसको मान्यता मिल गई कि भाई ये टेरिटरी इसकी है, इसका नाम अब के बाद एक जिले के रूप में है। तो कौन से नंबर का जिला था ये? इसके बाद 10 साल तक हमने काम किया, हम जमे, हमने पैसे कमाए ताकि हम आगे बढ़े। 10 साल तक हमने कुछ नहीं किया, शांति से पैसे कमाए। इसके बाद 1989 में 1 नवंबर को वापस हमने कई जिले बनाए। जैसे हमने पहले 1 नवंबर को कितने जिले बनाए थे? 7 ना। 79 के बाद हमने कहा भाई काम कर लो, जिले पिले बाद में, पहले पैसे कमा लो। 10 साल खूब पैसा कमा के 4 नए जिले बनाए इकट्ठे। ये थे KRPY। कृपया याद कर लो, हमारे ऊपर कृपा हुई और हमें 4 नए जिले मिल गए। अब के देखो, ये करनाल, ये कुरुक्षेत्र, इसका मतलब ये कैथल। आर से एक ही है रेवाड़ी, पी से पानीपत, पंच
पंचकुला नहीं है, ये पंचकुला और लेट बनेगा। वाई का मतलब यमुनानगर। पानीपत एक ऐसा जिला है जिसको अलग कर दिया 1989 में, ये वापस चिपक गया करनाल के साथ, एक ही बना दिए। ऐसा होना आसान नहीं होता। अलग होने से ना जिले खुश होते हैं, क्योंकि अलग होने का ना अलग से पैसे आएंगे, अलग से डेवलपमेंट के लिए कुछ मिलेगा, अलग से आपके एरिया में एमपी एमएलए की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अलग चीज हो जाती है ना अपने एरिया में। तो जितने जिले बनते हैं वो खुश होते हैं। इनफैक्ट जिले लड़ते हैं अलग होने के लिए। अभी पीछे नहीं देखा कि भाई गन्नौर, ये गोहाना, ये कह रहे थे हमें भी अलग कर दो। अलग होने से ना बहुत फायदा होता है। पैसे का एक अलग से तरह से बारिश होती है, अलग जिले के लिए अलग तरह से ग्रांट्स आती हैं। तो ये एक ऐसा जिला है जो अलग कर दिया करनाल से, फिर वापस उसके साथ चिपक गया, आगे जाके फिर अलग हो गया। ये 2 साल का सारा खेल था, 89 से 91। लेकिन ये इकलौता ऐसा जिला है जो पहले अलग हुआ, फिर जाके उसके साथ मिला, फिर अलग हुआ। कौन सा जिला है ये? जैसे 7 इकट्ठे बने थे, अब एक ब्रेक के, लंबे ब्रेक के बाद 4 इकट्ठे बने। आपने कब से कब तक पैसा कमाने पे ध्यान लगाया? 79 से 89। आपने 10 साल कुछ नहीं किया। पहले 66 में आपके 7 बने, 72 में 2 बने, 73 में 1 बना, 75 में 1 बना, फिर 79 में आपका 1 बना। कौन सा था ये? फरीदाबाद। कौन से नंबर का था? 12वां। 12 के बाद एक ब्रेक लग गया। आज तुम्हारे 22 जिले हैं ना, 12 के बाद 10 साल का गैप आया, फिर कितने बने इकट्ठे? 4। फिर इसके बाद 89 के बाद लगातार जिले धीरे धीरे बनते रहे। 15 अगस्त 1995, उसके बाद 15 जुलाई 1997, उसके बाद यहाँ जिले भी लिख लेते हैं। कौन सा था ये? 95 में 5 से बनेगा, 5 आया ना इसमें, उसका नाम है पंचकुला। पंचकुला 5 नहर वाला। 97 में F और J। अब फतेहाबाद आएगा, क्योंकि फरीदाबाद तो पहले ही आ गया था। कौन सा है ये? फतेहाबाद। बारिशों में क्या है फतेहाबाद की हालत? कम है। लेकिन ये बारिश वाली बारिश कहाँ कम है? मानसून वाली सिरसा में। J का मतलब क्या होगा यहाँ? झज्जर। तो झज्जर जिला कब बना है? 15 जुलाई 1997। इसके बाद थोड़े दिन रुके, 4, 4, 5, यानी 4 अप्रैल 2005 को कौन सा जिला बना? जिसका अब नाम है, जब ये बना तो इसका नाम था सत्यमेवपुरम। गांधी का विचार था ना ये। गांधी ने किसको कहा था तुम यहाँ सेफ हो? मेव कौन थे? मुस्लिम कम्युनिटी। इसके बाद फिर लास्ट तुमने जो देखा, कौन सा देखा? मेवात के बाद पलवल बना था 2008 में, पलवल, और ये बना था 15 अगस्त 2008 को। इसके बाद एक ब्रेक आया, तुम्हारे बिल्कुल सामने बना है 1 दिसंबर 2016, लास्ट है ये। कौन सा बना? ये बना चरखी दादरी। दादुर मतलब मेंढक, मेंढक की अधिकता थी ना यहाँ तालाब में, तो इसका नाम पड़ा दादरी। कई लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज के बेटे बिल्वराज चौहान ने उस जमाने में बसा दिया था ये अब तक के जिले हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है, याद करना बेहद आसान है। एक बार बस बोर्ड पे जल्दी से देखो, ये और ये तो बेल्ट याद हो जाएगी। 7 इकट्ठे कौन से हैं? घर JK में, और फिर 89 में क्या हुई हम पे? कृपा, KRPY। ये के लास्ट में कौन सा आया? कैथल। सबसे पहला के था करनाल। बीच के सन याद कर लेना, कौन कौन से सन है ये बीच में? 72, 73, 75। तो ये 66 से 79 में, फिर 89 के बीच में आ गए, तो 72, 73, 75 और 79। सबसे पहले 2 जिले बने, सोनीपत और भिवानी। 1 महीने 1 दिन बाद अगला साल बदल गया था, और कौन सा जिला बना? कुरुक्षेत्र। 75 में क्या बना? सिरसा, जो आज एरिया में आपका सबसे बड़ा है। किस में से कटा था ये? हिसार। 79 में बना फरीदाबाद। इसको उल्टा कर दो, 79 को 97, उसमें दूसरा F बनेगा और F के साथ J भी आएगा, यानी झज्जर। तो 79 में फरीदाबाद और 97 में फतेहाबाद और झज्जर। 89 में कृपा हुई थी। वैसे भी 89 में आपको ना वोटिंग राइट मिल गया था, इलेक्शन हुए थे 89 में, तो जिनकी उम्र कितनी थी उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया। ये कृपा हुई थी, KRPY। ये पूरी लाइन समझ में आ गई? घर JKM, 2 बने भिवानी और सोनीपत, फिर बना कौन सा बना अगला? कुरुक्षेत्र, उससे अगला सिरसा, फिर फरीदाबाद,
फिर 4 जिले KRPY, 79 को उल्टा कर दे 97 में फतेहाबाद। अच्छा उससे पहले 5 में क्या आएगा, पंचकुला 95, 97 79 में फरीदाबाद था, यहाँ फतेहाबाद और झज्जर। 4-4-5 मेवात, ये तुम सबके सामने बने हैं 4-4-5, 15 अगस्त 2008 और 16, 8 साल के गैप के बाद। अब कई साल बीत गए, कोई जिला नहीं बना। इनकी डेट तुम्हें टफ लगेंगे, टफ है नहीं, देखो बोर्ड पर, ये तो सबको याद हो जाएगी हमारे ही वाले दिन, ये भी सबको याद हो जाएगी 89। ये बीच की ध्यान से देखो, 22 दिसंबर 2 वाली, 1 महीना 1 दिन बाद क्या था, 23 जनवरी। ये 1 सितंबर है जो अलग से याद कर लेना। बाकी ध्यान से देखना बोर्ड पर, जिनकी बनावट प और फ पे है वो सब 15 अगस्त के हैं। फरीदाबाद में फ लिखा है ना, देखो 15 अगस्त। इसके बाद आगे देखो जरा, ये पंचकुला है ना, ये रहा 15 अगस्त। इसमें फतेहाबाद को भी छोड़ दो, पलवल है ना प, ये रहा 15 अगस्त। सबसे लास्ट वाला तो तुम्हारे बिल्कुल सामने बना है 1 दिसंबर को। जो दुखी कर सकता है मेवात, मेवात की डेट 4-4-5, वैसे भी याद रह जाएगी 4-4, जैसे 1-2-3 क्या है, कल्पना चावला की डेथ, ऐसे 4-4-5 क्या है, कौन सा जिला बना, मेवात, जहां मेव जाती थी। अब देखना जरा, 15 अगस्त, सिर्फ 2 जिले हैं ये वाले जो आजादी से ठीक 1 महीने पहले, सन तो तुम्हें याद ही है, हर कोई 15-15 था, लेकिन जहां FJ इकट्ठे हैं वो 15 जुलाई में आएगा, 15 जुलाई। बाकी सब तुमने लाइव देखे हैं। ये मेवात की डेट क्या है, 4-4-5। तुमने लास्ट जो देखा वो दिसंबर में बना था, 1 दिसंबर 2016। आ गए समझ में? ये जो इकट्ठी लाइन है वो क्या डेट जाएगी, 1 नवंबर। 7 तो पहले और KRPY बाद में, 11 जिले तो सीधे गए। 15-15 किस किस में आएगा, फरीदाबाद में और पलवल में और पंचकुला में। और जो F और J इकट्ठे हैं वो 1 महीना पहले, 15 जुलाई। 4-4-5 को मेवात बना, और जो तुम्हारे बिल्कुल सामने बना है 1 दिसंबर 16। 23 जनवरी 1973 को बन गया था कुरुक्षेत्र, और 22 दिसंबर 1972 को क्या बना था, सोनीपत और भिवानी। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। चलो।